हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटीपीजी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी के शिक्षक भर्ती, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भर्ती, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, केबीएस, एनबीएस और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे और संयुक्त राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स का पार्ट 1। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है? तो यह धारणा शस्त्रों के निशस्त्रीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया है? तो शक्ति संतुलन का वर्णन जॉर्ज श्वार्जेनबर्गर ने किया है। अगला प्रश्न है, सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किसने किया था? तो सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति संतुलन शब्द का उपयोग मार्गेनथाउ महोदय ने किया था। अगला प्रश्न है, विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या निर्धारित करता है? तो राष्ट्रहित जो है वो विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्व कौन कौन से बताए हैं? तो जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्व जो बताए हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है भौतिक जीविता, दूसरा है स्वाधीनता, तीसरा है आर्थिक निर्वाह। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? वो है सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कौन सा हित प्राथमिक और स्थायी दोनों हितों से उससे उभर सकता है? तो वो है परिवर्तनीय हित। अगला प्रश्न है, किसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जन्मदाता माना जाता है? तो ह्यूगो डी ग्रेसियस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाला क्या है? तो वो है शक्ति का संतुलन। अगला प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा, शक्ति का संतुलन, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा निशस्त्रीकरण में से किसके अधिक व्यवस्थित है? तो शक्ति का संतुलन जो है सामूहिक सुरक्षा के अधिक से व्यवस्थित है। अगला प्रश्न है, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? तो वह है प्रचार प्रसार या प्रोपेगेंडा जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? तो वो है सहसंबंध। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? तो वर्ष 1997 ईस्वी में रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, किन देशों के मध्य फर्क का विवाद है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य फर्क का विवाद है। अगला प्रश्न है, किस देश से भारत ने वर्ष 1992 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किए? तो वो इजराइल है। अगला प्रश्न है, वुड्रो विल्सन, रूसो, बुल तथा कार में से कौन अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास रखता है? तो अंतर्राष्ट्रीयतावाद में वुड्रो विल्सन विश्वास रखता है। अगला प्रश्न है, ये किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीयवाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही गुजरता है? तो ये कथन ए.ई. जिम्मर्न का है। अगला प्रश्न है, 1688 ईस्वी में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध किस देश से है? 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध इंग्लैंड से है और इसे रक्तहीन क्रांति और शानदार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए विभाजन तथा शासन की नीति, मध्यवर्ती राज्य, उदारीकरण की नीति तथा हस्तक्षेप में से कौन सा साधन नहीं है? तो उदारीकरण की नीति जो है वो शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए आवश्यक साधनों के अंतर्गत उदारीकरण की नीति नहीं आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है तो तटस्थता की अनुमति नहीं देती है। अगला प्रश्न है, यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो क्योंकि यदि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किसके बारे में था? तो यह कथन चीन के बारे में है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था? तो फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप
बुर्जुआ अर्थात मध्य वर्ग था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है, जिसका कारण दिया जाता है कि राष्ट्रवाद के कारण नए राज्यों का जन्म, साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ है। तो उत्तर है ए गलत है, परंतु आर सत्य है। अगला प्रश्न है, उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत विदेशी निवेश, बढ़ा हुआ उत्पादन और प्रौद्योगिकी उन्नति को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों के लिए जाना जाता है। ये कथन किसका है? ये कथन लास्की महोदय का है। अगला प्रश्न है, यूएसएसआर के शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति शुरू की थी। तो यूएसएसआर के शांतिपूर्ण से अस्तित्व के लिए जो नीति शुरू की थी वो थे एन ख्रुश्चेव, और ये रूस से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, शीतकाल की समाप्ति पर फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास का अंत का विचार दिया है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इतिहास का अंत का जो विचार दिया गया है फुकुयामा के द्वारा, उसका अर्थ होता है सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, वह घटना जिसको शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है, तो वो घटना है वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया जाना। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण क्या है? तो विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण है ढांचागत सुविधाओं का अभाव, परंपरागत कृषि तथा दक्ष एवं ईमानदार प्रशासकों का अभाव। अगला प्रश्न है, वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो उस समय पाकिस्तान का शासक था अयूब खान। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का समावेश किया गया है, तो शिमला समझौते के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, इस शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जेडे भुट्टो द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता किन देशों के मध्य हुआ था? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में वर्ष 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण क्या था? तो था आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप। भारत श्रीलंका समझौता कब संपन्न हुआ था? तो भारत श्रीलंका समझौता वर्ष 1987 ईस्वी में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था? तो वो था याल्टा सम्मेलन 1945। अगला प्रश्न है, भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर 1971 ईस्वी में हुए थे। अगला प्रश्न है, मार्शल योजना का संबंध किससे है? तो मार्शल योजना का संबंध पश्चिमी यूरोप की सहायता से है। और अगला प्रश्न है, भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए थे जो भारतीय तथा अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिए। ये दो अधिकार कौन कौन से थे? तो ये दो अधिकार हैं, इस प्रकार हैं। तो पहला अधिकार है विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना, और दूसरा जो अधिकार था वो था संघ से अलग हो सकना। और इसी के परिणाम स्वरूप आपको बता दें, यूएसएसआर अब कहीं ना कहीं विघटित होता नजर आ रहा है। अगला प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचोव ने प्रस्तावित किया था। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका अर्थात पुनर्निर्माण और ग्लासनोस्त अर्थात खुलेपन को प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, जब वर्ष 1967 में आसियान की स्थापना हुई, तब मलेशिया, सिंगापुर, लाओस तथा फिलीपींस में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? तो जब आसियान की स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में, उसमें लाओस इसका सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है, G50 देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 का स्थल क्या था? तो G50 देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन जो 1990 में हुआ था वो श्रीलंका के कुआलालंपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम हुआ। तो उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम हुआ कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है, नाटो संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे? तो नाटो संधि पर वर्ष 1949 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए थे। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेंटो की स्थापना कब हुई थी? तो सेंटो की स्थापना वर्ष 1955 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, नाटो, सेंटो, सीटो तथा अमेरिकी राज्यों का संगठन में से कौन सा सैन्य संगठन नहीं है? तो नाटो, सेंटो, सीटो ये सभी सैन्य संगठन है। अमेरिकी राज्यों का संगठन जो है वो सैन्य संगठन नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है तो एक सैनिक गठबंधन है। अगला प्रश्न है, किस घटना को तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा? तो नाटो का गठन जो है इसको तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाएं तनाव शैथिल्य से संबंधित हैं। इसमें है निक्स की चीन यात्रा,
फिर है साल्ट की संधियां तथा अमेरिका की वियतनाम से वापसी। अगला प्रश्न है तृतीय विश्व यानी पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तृतीय विश्व पदावली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड साबी द्वारा किया गया था। तीसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है? तो तीसरी दुनिया से तात्पर्य एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों से है जो पहले गुलाम हुआ करते थे। अगला प्रश्न है तृतीय विश्व के देशों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो तृतीय विश्व के देशों के प्रमुख समस्याएं तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार आदि हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित देश तृतीय विश्व के सदस्य हैं। इसके अंतर्गत भारत, नाइजीरिया और श्रीलंका ये तृतीय विश्व के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में कब आई? तो परमाणु अप्रसार संधि 1968 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। अगला प्रश्न है परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किया था? तो परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने वर्ष 1971 में के पूर्व में हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्नार्ड बरूच ने किया था। अगला प्रश्न है शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है? तो साथियों शीत युद्ध का अर्थ होता है महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध। अगला प्रश्न है निम्न सभी का संबंध शीत युद्ध से है जिसमें है फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत तथा मार्शल योजना, ये सभी जो है शीत युद्ध से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कौन शक्ति संतुलन की तकनीक है? तो हथियारों को जमा करना, राज्य क्षेत्र का अभिग्रहण, बफर राज्यों का निर्माण, ये सारी जो हैं शक्ति संतुलन की तकनीकों के अंतर्गत आती हैं। इसी के अंतर्गत निःशस्त्रीकरण को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है साथियों भारत के अपारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय दिया जाता है तो इंद्र कुमार गुजराल को दिया जाता है। यूएसएसआर को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा किसने दी है? तो यूएसएसआर को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा रोनाल्ड रीगन ने दी है। अगला प्रश्न है शक्ति संतुलन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारधारा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला प्रश्न है बेल्जियम और हालैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते थे? तो ये फ्रांस और जर्मनी के मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते थे। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया था? तो प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है किस वर्ष क्यूबा संकट या कौन सा वर्ष क्यूबा संकट से जुड़ा हुआ है? तो वर्ष 1962 क्यूबा संकट से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए? तो वर्ष 1992 ईस्वी में स्थापित किए थे। कोलंबो प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो कोलंबो प्रस्ताव का संबंध भारत चीन सीमा विवाद से है। अगला प्रश्न है कोलंबो समझौता 1962 का संबंध किससे है? तो कोलंबो प्रस्ताव जो है भारत चीन सीमा विवाद से है जिसका संपादन 1962 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के पहले रूस और जर्मनी के बीच मध्यवर्ती राज्य कौन थे? तो रूस और जर्मनी के मध्य जो मध्यवर्ती राज्य था वो था पोलैंड। अगला प्रश्न है मध्यवर्ती राज्य यानी बफर स्टेट का कार्य क्या होता है? तो मध्यवर्ती राज्य या बफर स्टेट जिसे कहते हैं उसका कार्य होता है दो बड़े अमित्र यानी विरोधी देशों को अलग रखकर उनमें युद्ध छिड़ने की गुंजाइश को कम करना। अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो भारत और चीन के बीच युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। अगला प्रश्न है हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया? तो 30 जून 1997 की आधी रात को। अगला प्रश्न है वार्सा पैक्ट कब समाप्त हुआ? तो वार्सा पैक्ट जुलाई 1991 ईस्वी में समाप्त हुआ था। सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट कब स्थापित किया था? तो वार्सा पैक्ट मई 1955 ईस्वी में स्थापित किया गया था। वार्सा पैक्ट का गठन कब हुआ था? तो आप सभी को बता दिया 1955 ईस्वी में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, विंस्टन चर्चिल तथा मार्शल टीटो में से किसका संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कहीं अगुवाकार हैं जबकि विंस्टन चर्चिल जो हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं। मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य था तो मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य था सोवियत संघ के बढ़ते वर्चस्व को रोकना। अगला प्रश्न है शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो कोरिया संकट के समय शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है?
तो मार्गेनथाउ महोदय ऐसा मानते हैं। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण क्या था? तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण था सोवियत संघ का विघटन। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के अंत का मुख्य परिणाम क्या था? तो मुख्य परिणाम था बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता। अगला प्रश्न है, किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? तो सोवियत संघ का पतन जो है शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अगला प्रश्न है, मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत, एस्ट्राडा सिद्धांत तथा क्लिंटन सिद्धांत में से कौन सा सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित था? तो था ट्रूमैन सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत अर्थात डेटेंट का तात्पर्य क्या है? तो डेटेंट का तात्पर्य होता था दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता। अगला प्रश्न है, महासभा द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? तो महासभा द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन मानता है? तो मैजनी, फिक्टे तथा रैमजेम्यूर भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है। अगला प्रश्न है, किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया है? तो वह है फ्रांसिस फुकुयामा। अगला प्रश्न है, नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज थे, वे शेष दुनिया के साथ अपने देश की नीति के दार्शनिक निर्माता और मंत्री थे। अन्य किसी देश में कोई व्यक्ति विदेश नीति के निर्माण में इतनी प्रभावी भूमिका अदा नहीं करता जितनी नेहरू भारत में करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन माइकल ब्रेशर का है। अगला प्रश्न है, नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी का लेखक कौन है? तो नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी का लेखक माइकल ब्रेशर ही है। अगला प्रश्न है, ब्रांट आयोग के अध्यक्ष बिली ब्रांट किस देश के रहने वाले थे? तो बिली ब्रांट जो ब्रांट आयोग के अध्यक्ष थे वो पश्चिमी जर्मनी के निवासी थे। अगला प्रश्न है, लैटिन अमेरिका में टलाटिलोलको की संधि का संबंध किस विषय से है? तो टलाटिलोलको की संधि का संबंध परमाणु हथियारों से है। अगला प्रश्न है, बराक ओबामा की चीन नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो बराक ओबामा की चीन नीति को पिवट टू एशिया पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात किया गया। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम क्या था? तो वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण यानी IAEA था। अगला प्रश्न है, अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने किस प्रस्ताव पर सहमति दी और विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सरलीकरण समझौते पर सहमति दी थी? अगला प्रश्न है, स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन ने एक सशस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम क्या दिया था? तो स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन ने एक सशस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम दिया था स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। अगला प्रश्न है, बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में कौन देश सम्मिलित नहीं था? तो ईरान देश सम्मिलित नहीं था। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया? तो संयुक्त राष्ट्र शब्द को रूजवेल्ट महोदय ने बनाया। अगला प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग 1950 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा प्रथम मानव अधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो 1968 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रथम मानव अधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि UDHR का विस्तारित रूप क्या है? तो UDHR की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 111 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को महासभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को स्वीकृत किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, सभा, परिषद, सचिवालय एवं कार्य समूह तथा पहरुआ समितियों में से कौन सा सीटों का एक अंग नहीं है? तो सभा सीटों का एक अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 11वें अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों का वर्णन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को किस सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था?
तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसे अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत, ताइवान, यूके तथा ब्राजील में से कौन सा देश यूएन के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो यूके जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें आपको बता दें 10 होते हैं अस्थायी, जिनका चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के बाद किया जाता है, और 5 इसमें जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें विश्व के प्रमुख देशों को सम्मिलित किया गया है। उसी के अंतर्गत यूके अर्थात इंग्लैंड भी एक देश है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है? तो अंतरिक्ष को जीतना और इस पर शोध करना संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना था? तो वर्ष 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तर्क दिया जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना था। तो उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सही कथन कौन कौन से हैं? तो विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सही कथन है, यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों से संबंधित है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है, नेतृत्वों को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योग्यता के रूप में परिभाषित किया था? तो कुटूज और ओ डोनेल ने। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने राज्यों की पहली बार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कटौती पर वैश्विक रूप से बाध्य लक्ष्य दिए? तो वह क्योटो प्रोटोकॉल 1997। अगला प्रश्न है, अमेरिका, रूस, जापान एवं इजराइल में से भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हस्ताक्षरित किया था? तो भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता जापान के साथ हस्ताक्षरित किया था। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस के लाभ क्या हैं? तो ई गवर्नेंस के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है, इससे लेन देन के खर्चे में कमी आती है एवं इससे सरकार और नागरिक के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस किया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे और संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स का पार्ट 1। अगले पार्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य विश्व के प्रमुख संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स का वीडियो लेकर के आप सभी के बीच पुनः उपस्थित होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो सीरीज आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए रिवीजन के रूप में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।